आप कोरोना का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव देखते हैं और जो सरकार ने उपाय किए हैं पोस्ट कोविड इकोनॉमी के लिए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? भारत ने पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है, उस लेटर का क्या जो है वह विषय है। फार्मिंग से रिलेटेड अभी कुछ बिल्स आए थे कृषि सुधार से संबंधित, जिन्हें केंद्र सरकार ने फिर विड्रॉ कर लिया था। तो किसानों को क्या प्रॉब्लम थी, उससे क्या समस्या थी? जनसंख्या शक्ति कब बन सकती है किसी भी राज्य के लिए? यस प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमें। माई सेल्फ अनिकेत, आई एम फ्रॉम रायबरेली एंड I have done my schooling from Sri Hemkund Public School. I have graduated from Firoz Gandhi College, Raebareli in economics, and my mother is farmer. आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया? हाँ मैम। अच्छा, ठीक है। तो आपसे बातचीत का माध्यम हमारा हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा? मतलब हिंदी। बाइलिंगुअल। हाँ ठीक है, बढ़िया। ये बताइए कि आपने तो अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, अर्थशास्त्र से आपने स्नातक किया है, माताजी आपकी फार्मर हैं जैसा कि आपने बताया, और आपने अपनी हॉबी में भी मेंशन किया है कि आपको खेती करना पसंद है। हाँ। ठीक। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि भारत में इकॉनमी के सेक्टर में पिछले 10 वर्षों में कौन कौन सी बड़ी परिवर्तन या बड़ी घटनाएं हुई हैं? सबसे पहला तो सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी था, और उसके कब बाद आया था? मैम 2016। किस डेट से? आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद? फिर उसके बाद मैम डिमोनेटाइजेशन किया गया था इकोनॉमी का। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम उसके बाद जो है आरबीआई का मतलब पैटर्न चेंज हुआ था इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। मतलब उसके पहले कुछ दूसरे मेथड से कंट्रोल होता था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उसके बाद दूसरे तरीके से। अच्छा, तो डिमोनेटाइजेशन में कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? मैम 500 एंड 1000। और कौन से नए नोट आए थे? 2000 एंड 500। अच्छा, और 2000 का नोट इस वर्ष कब बंद किया गया? आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट। आपको आइडिया नहीं है, याद नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं है। मैम एक्चुअली वन गो में पूरा विड्रॉल नहीं हुआ है अभी, मतलब धीरे धीरे सरकार उसको विड्रॉ कर रही है। मतलब पर किस डेट को ये आया था कि अब 2000 के नोट इसके बाद नहीं चलेंगे, अब बदल लीजिए? मैम डेट नहीं है। आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? मैम कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे मूडीज़ हो गई, फिच हो गई। तो वो कंपनी का बैलेंस शीट एनालाइज करती हैं, और उसके बाद मैम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से उसको रेट करती हैं। जैसे AAA हो गया जो सबसे अच्छा होता है, जैसे यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, फिर AA होता है, और फिर BB होता है, फिर उसके बाद जंग बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो जंग बॉन्ड्स में जिस कंट्री का भी रखा जाता है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। अच्छा, ठीक है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आप कोरोना का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव देखते हैं और जो सरकार ने उपाय किए हैं पोस्ट कोविड इकोनॉमी के लिए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैम सबसे पहले तो मतलब इंडिया, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया पे ही इम्पैक्ट पड़ा था, पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा था, और इंडिया के सभी सेक्टर से ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। उसके बाद ये निकल के आया था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट है, मोस्टली फार्मिंग सेक्टर। सभी सेक्टर्स में जो है हमें डाउनफॉल देखने को मिला था आउटपुट में, लेकिन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें ग्रोथ मिली थी। और मैम उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब रिफॉर्म्स लाए, पर्टिकुलरली मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्शन को इम्पैक्ट करते थे, जैसे माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, और उसके बाद जो है MSMEs के लिए, और उसके बाद अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। हाँ, ठीक है, सहमत हैं आप इस बात से? यस मैम। कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की? मैम अराउंड 20 करोड़। अच्छा, जनसंख्या शक्ति कब बन सकती है किसी भी राज्य के लिए? अगर हम मतलब जैसे कि हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड अवेलेबल है हम लोग को, उसके बाद अगर हम मतलब जो भी पॉपुलेशन है हमारी, उनको स्किल देते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं, और उसके बाद जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है उनके भी हेल्थ का हम ख्याल रखते हैं, तो और मैम हम उनको ये देखते हैं कि मतलब वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो हम जनसंख्या शक्ति का। अच्छा, भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर जाति आधारित गणना हो चुकी है? अभी तो रिसेंटली बिहार में हुआ था। बिहार में और मैम इंडिया में सबसे पहले 1931 में हुआ था, और मतलब
सोशो इकोनॉमिक का सेंसस उस टाइम इसलिए हुआ था ताकि हम बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई कर पाएँ। फिर 1951 में इसको मैम विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है। और फिर अभी गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोजीशन भी है कि हम मतलब डाटा नहीं पब्लिश करेंगे, जबकि कलेक्शन हुआ था सेंसस में। ठीक है, तो बिहार ने ये गणना की, उसके बाद और तमाम राज्यों ने घोषणा की कि वो करेंगे। आप कौन कौन से राज्य हैं वो? मैम आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्या है इस पे टेक? उत्तर प्रदेश सरकार इस गणना को करने के पक्ष में है, करना चाहती है? नो मैम। आपको क्या लगता है, इस तरीके की गणना होनी चाहिए? मैम होनी चाहिए, बट लिमिटेड सेंस में होनी चाहिए। उसका पॉलिटिसाइजेशन और पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा मैम, ताकि प्रॉपर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ताकि मतलब सरकार की योजनाओं का लाभ सबको, मतलब उचित लोगों को ही मिले। ठीक। अनिकेत, यस सर। मैं आपसे कुछ आईआर के विषय में बातचीत करना पसंद करूंगा। ओके सर। ठीक है। इंडो कतर रिलेशन में अभी कुछ नए ट्विस्ट आए थे, क्या क्या ट्विस्ट थे? सर सबसे पहले तो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स को सर वहाँ पे डेथ पेनल्टी मिल गई थी। अभी जो है रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री के पहल पे सर, और उसके बाद जो है डिप्लोमेसी की वजह से उनको अभी रिसेंटली जो है उनकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया गया है। तो किस कोर्ट ने, कतर के किस कोर्ट ने जो है वह उनको? सर पहले लोअर कोर्ट ने किया था, अभी कोर्ट ऑफ अपील ने जो है उनकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया। ठीक है। इसके बाद क्या प्रोसीजर है वहाँ सर? इसके बाद अब अपील कहाँ हम करेंगे? सर इसके बाद सर जैसे अपने यहाँ पे है, मतलब अभी एक स्ट्रक्चर और है सर, अभी इसके बाद एक बार और अपील कर सकते हैं। कहाँ? सर जो भी वहाँ का हायर कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं जानते? सर जानते हैं, बट वहाँ का जो भी नाम, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ही है। यस सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। गाजा का नाम सुना होगा? यस सर। गाजा किस वाटर बॉडी से लगा हुआ है? सर मेडिटेरेनियन से। मेडिटेरेनियन से। और वेस्ट बैंक? सर वेस्ट बैंक सी ऑफ गैलीली से लगा। सी ऑफ गैलीली। वेस्ट बैंक किधर पड़ता है इजराइल के? सर इजराइल से जब हम सीरिया जाते हैं तो उधर पड़ता है, इजराइल और सीरिया के बीच में। इजराइल और सीरिया के बीच में पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि गाजा को 3 जो है वह भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से पार्ट हैं? सर नॉर्दर्न गाजा, सदर्न गाजा और सर वेस्ट बैंक में भी। वेस्ट गाजा? यस सर। वेस्ट बैंक मीन्स पूरे पैलेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है, वेस्ट बैंक, नॉर्दर्न और सदर्न गाजा। सर ऐसे तो मैं तो गाजा को पे पूछा था, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। उसमें वेस्ट बैंक तो दूसरी जगह है लोकेटेड, वो डेड सी के पास है। सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। जेरूसलम, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? सर क्योंकि मतलब जितने भी अब्राहमिक रिलीजन हैं सर, उनमें वहाँ मतलब किसका क्या है ये बता दीजिए। सर अब्राहमिक रिलीजन जैसे ज्यूस हो गए सर। जीउस का वहाँ क्या है? सर आई एम नॉट अबाउट इट। क्रिश्चियनिटी का क्या है वहाँ? सॉरी सर। इस्लाम का क्या है? इस्लाम का सर अलग सा मॉस्क है मे बी। अच्छा, बाकी के बारे में इंटरेस्ट नहीं है? सर है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। अच्छा, तो अब्राहमिक रिलीजन ये है क्या? सर दे ऑल बिलीव कि मतलब जीसस जो है आखिरी मतलब वो थे, मैसेंजर थे गॉड के। अब्राहमिक रिलीजन का? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं जो है। ये बताइए कि जो है वह अभी भारत के अलावा और किन किन दक्षिण एशिया के देशों में चुनाव होने वाले हैं अगले साल? सॉरी सर। पाकिस्तान, बांग्लादेश? नॉट अवेयर अबाउट इट। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। अनिकेत जी, यस सर। क्या अर्थ है अनिकेत का? सर जिसका कोई घर ना हो। ऐसा है क्या? नहीं सर है। तो ऐसा नाम क्यों रख दिया गया भाई? सर ये तो पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन था। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ जानते हैं आप? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में यस सर। क्या जानते हैं बताइए। सर सबसे पहले तो 2010 में सर इसको मतलब गठन किया गया इसका। सर इसकी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है, और सर क्या कहते हैं इसकी 4 और अदर बेंचेस हैं। और सर इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि सर ये जो है सिविल प्रोसीजर कोड से बाउंड नहीं है सर, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से सर वो क्या कहते हैं गाइड करता है खुद को। और सर क्या कहते हैं 6 महीने में इसको अपना जजमेंट भी इशू करना होता है। कौन है अभी फिलहाल इसके न्यायाधीश, अध्यक्ष कौन है इसके? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। न्यायाधीशों की संख्या पता होगी कितने होते हैं इसमें? नो सर। नहीं जानते। अच्छा, 80वें संवैधानिक संशोधन के बाद कर सुधार हुए हमारे यहाँ बड़े लेवल पे, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? कि जैसे हमारे यहाँ कर
अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों में जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, यस सर। कुछ नहीं जानते उसके बारे में? सर अभी जब से सर जीएसटी आ गया है तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो सर केवल फ्यूल बचा है, और सर लीकर पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है सर वही इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा है कि जो मतलब जिसका स्टेट खुद कलेक्ट करती है, बाकी सबका सर फाइनेंस जीएसटी में आ गए हैं सर। नहीं, मैं तो 80वें संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा था ना। जीएसटी में चलिए आप चले गए, ठीक है। ये सर जीएसटी के आने के बाद Yes, चलिए sir. आपने जीएसटी की बात कर दी। जीएसटी कितने प्रकार के हैं ये जरा मुझे बताइए। सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी कौन वसूलता है? सर आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट सर वसूलती है, उसके बाद सर उसका डिवीज़न होता है सेंट्रल और स्टेट। एक आध कोई इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं किसी वस्तु पर, ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप व्यवहारिक उदाहरण दे पाए। नो सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट आई हैव पेड। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक आध दो सवाल जुडिशरी से पूछ लूँ। यस सर। न्यायपालिका के संबंध में आप जानते तो न्यायपालिका में एक टर्म चलता है कार्यकारी न्यायाधीश। यस सर। उच्च न्यायालय के लेवल पे टर्म बहुत चलता है। यस सर। क्या जानते हैं इसके बारे में, कार्यकारी न्यायाधीश? क्योंकि न्यायाधीश तो न्यायाधीश है भाई, ये कार्यकारी न्यायाधीश क्या है? सर जब टेम्परेरी कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो सर जो भी मतलब उस क्वालिफिकेशन को मतलब पूरा करता है उसको टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? सर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करते हैं, श्योर है? यस सर। अच्छा, अगर हम इसी को सेंट्रल लेवल पे ले जाएं यस सर। तो आपने तदर्थ न्यायाधीश के बारे में सुना होगा, एडहॉक जजेस। यस सर। और एक सुना होगा आपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यस सर। रिटायर्ड जजेस। यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? इन्हें भी तो सुप्रीम कोर्ट में बुलाया Yes, जाता है, इनमें डिफरेंस क्या है? सर एडहॉक जजेस का ये होता है कि जैसे कोई बेंच बननी है सर, उसमें टेम्परेरी वैकेंसी है तो जिसकी वजह से बेंच नहीं कंप्लीट हो पा रही तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है सर। और जो रिटायर्ड जजेस का होता है उनको भी सर जो है जब मतलब वहाँ पे बेंच कंप्लीट नहीं होती तो उनको बुलाया जा सकता है उनकी कंसेंट के बेसिस पे। अच्छा, तो दोनों में कंसल्ट ज़रूरी होती है किसी की, दोनों की, या किसी एक की कंसल्ट ज़रूरी है? सर कंसेंट ज़रूरी है दोनों में। यस सर। अच्छा, फार्मिंग से रिलेटेड अभी कुछ बिल्स आए थे कृषि सुधार से संबंधित, जिन्हें केंद्र सरकार ने फिर विड्रॉ कर लिया था। यस सर। इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर सबसे पहले तो जो रिफॉर्म लाना चाह रही थी सर, एपीएमसीज का लाना चाह रही थी, तो सर इस वजह से विरोध ज़्यादा था। तो किसानों को क्या प्रॉब्लम थी, उससे क्या समस्या थी? सर किसानों का प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट सर उनको परसुएड नहीं कर पाई, अपने मतलब जो है समझा नहीं पाई अपने स्तर पे। और सर मतलब मुझे ये लगता है कि वो फार्मिंग के मतलब बेहतर होने के लिए थे, क्योंकि नीति आयोग ने अपनी 3 ईयर्स एजेंडा में भी इसको मेंशन किया था कि ऐसे रिफॉर्म लाए जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो मंडी टैक्स होता है ये इसका जो है ज़्यादा वसूल हो गई, और जो सर मिडिल मैन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। बट सर कहीं ना कहीं सरकार सर किसानों को परसुएड नहीं कर पाई। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये बताइए कि रायबरेली से आप बिलोंग करते हैं। यस सर। रायबरेली से कितने प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में? सर इंदिरा जी हुई हैं और सर राजीव जी हुए हैं। यस। रायबरेली से सीट लड़ते थे वो राजीव गांधी जी, श्योर हैं आप? चलिए कोई बात। मैम। अनिकेत जी, यस सर। भारत से किन किन लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले हैं? अभी रिसेंटली अभिजीत बनर्जी को मिला था, और उनके साथ एस्टर दुफ्लो को मिला था, और उसके पहले मैम मिला था अमर्त्य सेन को मिला था मैम, और एक और कोई है मैम, उनका नाम नहीं ठीक है। रिकॉल कर पा। आपने जन धन योजना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का नाम सुना है? हाँ मैम। क्या है ये? मैम जिसके पास भी जनधन अकाउंट होता है, अगर उसके फाइनेंशियल हिस्ट्री ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो वो 5,000 तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मतलब उनके अगर अकाउंट में 0 बैलेंस है तब भी वो विड्रॉ कर सकते हैं, और उसका टाइमली पेमेंट कर सकते हैं वो। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना थी कामधेनु योजना, हाँ मैम। आपने पढ़ा है इसके बारे में, सुना है? हाँ मैम, उसका नाम सीएम गोपालक कर दिया गया है अभी। तो मैम उसके लिए मतलब डेयरी फार्मिंग के लिए हुई थी। ठीक है। तो उसमें जो काउस खरीदते हैं और जो डेयरी यूनिट्स लगाते हैं उनको सब्सिडीज दी जाती है। उसमें कुछ लोन वगैरह भी देते हैं? मैम इंटरेस्ट सबवेंशन होता है लोन पे। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आपने सर से बात करते हुए टैक्स और ड्यूटी की बात की थी। हाँ, टैक्स और ड्यूटी में क्या बेसिकली अंतर होता है?
जैसे कोई व्यक्ति जिसको अर्थशास्त्र की बहुत समझ नहीं है उसको आपको समझाना है कि टैक्स ये होता है और ड्यूटी ये होती है। मैम टैक्स का मतलब ये होता है कि बिना पार्लियामेंट या फिर बिना किसी और लेजिस्लेटिव बॉडी के ऑथराइजेशन के टैक्स नहीं इम्पोज किया जा सकता, लेकिन जो ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी इम्पोज कर सकती है। तो फिर जो एक्साइज है या आपका जो सीमा शुल्क है, हाँ उसको शुल्क कहेंगे? वो शुल्क है मतलब कि वो टैक्स ड्यूटी है या टैक्स है? क्योंकि वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। हाँ मैम वो ड्यूटी है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मैम वो ड्यूटी है। वो ड्यूटी है। हाँ मैम। तो और टैक्सेस का ये भी होता है कि वो शेयर की जाती हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो शेयर की जाती हैं। अच्छा ठीक है। आप मुझे ये बताइए अनिकेत जी, आपको पौधे लगाना पसंद है, पर्यावरण संरक्षण के लिए और पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए? मैम सबसे पहला तो जो अपने मतलब नेटिव प्लांट्स होते हैं उनमें पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, नीम का हो गया, लगभग सभी प्लांट्स कंट्रीब्यूट ही करते हैं ऑक्सीजन। अच्छा, और कौन कौन से आपको लगता है कि जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने की ज़रूरत है पर्यावरण को बचाए रखने के लिए? मैम सबसे पहले तो हमने ये खुद ही देखा है कि लोकल लेवल में अवेयरनेस नहीं होती मैम, तो वहाँ पे मतलब जैसे जो लोकल ठेकेदार होते हैं वो बिना परमिट के मतलब पेड़ और काट लेते हैं, तो उनको अवेयर किया जाना चाहिए कि इससे हमारे ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म में, और मतलब अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है ये। अच्छा, ये बताइए अनिकेत, जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें उत्तर प्रदेश के कोई शहर आते हैं टॉप 10 में? आई थिंक लखनऊ आता है। लखनऊ आता है? किस नंबर पे आता है मैम? रैंकिंग आप श्योर हैं या आप गेस कर रहे हैं? मैम लखनऊ मैंने पढ़ा था बट एकदम एग्जैक्ट नहीं बता। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इतने शहर हैं जो जिनका टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पर्यटक वहाँ आते हैं, रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी है, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य भी है, फिर भी जब स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आती है तो उसकी रैंकिंग में हमारे शहर क्यों नहीं दिखते? मैम क्योंकि जो सेग्रीगेशन का है और जो म्यूनिसपैलिटीज़ का रोल है वो मतलब इफेक्टिवली प्ले नहीं कर रही हैं म्यूनिसपैलिटीज़, क्योंकि जैसे इंदौर का हम अगर एग्जांपल देखते हैं तो वहाँ पे जो म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं लोकल लेवल पे सेग्रीगेशन होता है, उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी में होता है, तो उनका जो है सस्टेनेबल हो गया है, क्योंकि अभी मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होता उनका, तो वो एनर्जी जनरेट करते हैं और मतलब उससे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे वो मतलब मैन्योर भी जनरेट करते हैं। अच्छा, तो ठीक है। अनिकेत, G20 की अध्यक्षता मिली भारत को इस वर्ष के लिए। हाँ, थीम क्या था उसका? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम था या वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित था? वसुधैव कुटुंबकम था। वसुधैव कुटुंबकम था। हाँ मैम। अच्छा ठीक है। तो इसके जब हमको अध्यक्षता मिली तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में इसकी बैठकें आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में G20 की इस वर्ष बैठकें हुई हैं अब तक, और उनकी क्या थीम रही, क्या विषय वस्तु रही? मैम वाराणसी में हुई थी और लखनऊ में हुई थी, और मैम 2 ही मुझे याद है। क्या विषय रखा गया था उनका? मुझे याद है। G20 में शेरपा क्या होता है? मैं मतलब जो कोऑर्डिनेट करेगा सब कुछ। अच्छा, अभी तो भारत के शेरपा कौन है भारत की तरफ से? अमिताभ कांत थे मैम। ठीक है, ठीक है अनिकेत, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए बैठिए। थैंक यू। कैसा रहा आपका अनुभव हमारे साथ? अच्छा रहा। अनिकेत जी, आपका पहला इंटरव्यू है आयोग में? हाँ, पहला ही प्रयास है? हाँ। अच्छा, आपने तैयारी लगभग कितना समय लगा आपको प्री मेंस क्वालिफाई करने में? डेडिकेटेड 1.5 ईयर। 1.5 साल। उसके पहले भी मैम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी घर में। अच्छा, तो पढ़ाई नहीं कोई बात नहीं, आप बहुत जल्दी, तब भी यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच गए हैं, ये कुछ ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अभी भी जहाँ बैठे हैं ना वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो क्या है ना कि अभी आप आज मॉक इंटरव्यू के लिए उतनी तैयारी के साथ शायद नहीं आए हैं, ऐसा हमें लगा है ना, अभी क्योंकि रिजल्ट आया है, इंटरव्यू की डेट अनाउंस हो गई है, तो अभी आपने उतना रिवाइज नहीं किया है। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में अर्थशास्त्र का या इकोनॉमिक्स का जिक्र करते हैं तो ये तय जानिए कि आपका 80% इंटरव्यू इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ये हमारे पास हमारा अनुभव भी है, हमारे पास फीडबैक भी है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स के साथ आयोग में गए, क्योंकि देखिए एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में हर आदमी बात करना चाहता है, भले ही वो उसने उसके बारे में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, क्योंकि
ये पूछने में तो कुछ नहीं जाता है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के उपाय बताइए। तो सामान्य तौर पर सवाल घूमते हैं, और कोविड के बाद से और भारत की इकोनॉमी को जितना बड़ा ले जाने का लक्ष्य है, उसके बाद हमारे ऊपर कितना लोन है और क्या समस्याएं हैं, रोजगार की कमी है प्राइवेट सेक्टर में कि लोग बाहर हो रहे हैं, कहाँ पे रोजगार कैसे सृजन हो रहा है, स्टेट क्या कर रहा है उसके लिए, वो सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्वेस्टर समिट में जो इन्वेस्टमेंट आया, तो इन्वेस्टमेंट के बाद फिर वही जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बाकी के उत्तर प्रदेश के साथ में जो असंतुलन की स्थिति है वो इन्वेस्टमेंट में फिर भी दिखी, हालांकि बेहतर हो रहा है। तो वो सब चीज़ें हो सके तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बजट भी देख लीजिएगा, स्कीम्स वगैरह जो उत्तर प्रदेश सरकार की हैं वो भी देख लीजिएगा। IR आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ऐसा हमें लगा कि आप सर से बात करते हुए सहज नहीं थे। और कोशिश करिए कि एक छोटा सा एक बार एफर्ट करिए कि शायद मैं इसका जवाब दे पाऊँ। सिरे से ये हर बात में ये कह देना कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एक अच्छा संकेत नहीं होगा। और अगर आपको सच में नहीं आता है तो आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। कई बार क्या होगा कि हो सकता है आपको आता हो, आप गेस करना चाहें लेकिन आप पहले ही हथियार डाल दें, तो वो मत करिएगा। आप परमिशन लेके गेस कर सकते हैं कि मैम मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर अगर आप अनुमति दें तो मैं गेस करना चाहूँगा। तो उससे ये हो जाता है कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, एफर्ट कर रहा है, उसने गेस किया, गेस सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपकी ईमानदारी कम से कम दिखेगी। गेस जो है बिना परमिशन लिए और हवा में तीर बिल्कुल भी मत चलाइएगा कि जो चीज़ आपको नहीं आती है उसके लिए एफर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इंटरव्यू में बैक टू बैक 5-6 सवालों का जवाब ना देना उतना दिक्कत नहीं करेगा जितना 2 घनघोर गलत जवाब दे देना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक सवाल का तनाव दूसरे पे मत ले जाइए। हमसे बात करते हुए आप मान लीजिए कहीं पर फंस गए, अटक गए, तो उसका तनाव अगले मेंबर पे मत ले जाइए, क्योंकि जब तक हम घूम के वापस आते हैं ना, मैं तो भूल चुकी होती हूँ कि आप किस बात पे अटके थे। आप समझ रहे, यहाँ तो हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको फीडबैक देना है। वहाँ तो उन्होंने पॉइंट्स दे दिए और वो भूल गए, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हम इस बच्चे से और क्या पूछें, ठीक है। आपने क्या लॉ पढ़ा है क्या? आपने लॉ कभी पढ़ा है क्या? हाँ मैम पढ़ा। ऑप्शनल लॉ रखा था क्या आपने उसके पहले? मैम लिया था, लेकिन हमने बताया पर्सनल प्रॉब्लम की वजह अच्छा, से तो आपने उसको छोड़ नहीं दिया। उसको मेंशन भी फिर मत करिएगा, नहीं तो अननेसेसरी बहुत वाइड वो खुल जाएगा। ये मैम वहाँ पे पूछा था, ये कुछ नहीं होगा वहाँ पे, ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप स्वयं सोचिए ना कि अगर आपके सामने एक व्यक्ति बैठे बात करने के लिए, तो आप उससे बात का शुरुआत करने की कोई तो कड़ी ढूंढेंगे ना। वो कड़ी आपके परिचय से निकलेगी, आप परिचय में जो चीज़ें बताएंगे वहाँ से निकल आएगी। और नहीं भी निकली मान लीजिए, तो भी लॉ के फील्ड में सवाल तमाम सारे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात हो या कॉलेजियम की बात हो, या इस तरीके की बातें पूछी जा सकती है। क्यों, आप एक एस्पिरेंट है तो आपसे वैसे भी अंडर द सन कुछ भी पूछा जा सकता है। किसी भी सवाल को आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आउट ऑफ सिलेबस है। एंट्री आपकी ठीक है, बैठने का तरीका, ड्रेस बहुत अच्छी है आपकी, आप बहुत अच्छे से बैठे थे, और जो आपकी उम्र है उसके तुलना में आप बहुत मैच्योर्ड भी दिख रहे हैं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ऐसे नहीं लगा कि आप बहुत मतलब जैसे नहीं डर नहीं रहे थे। सामान्य तौर पर बच्चे डरे हुए होते हैं, आप डर नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी आपने रिवाइज नहीं किया है तो वो थोड़ी सी घबराहट आपकी आवाज़ में दिख रही थी। थोड़ा आवाज़ का लेवल बढ़ाइए। 8 तारीख को इंटरव्यू है, 1 हफ्ता भरपूर है आपके पास। इस 1 हफ्ते को चक दे इंडिया वाला डायलॉग समझ के रखिएगा कि ये 1 हफ्ता आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस 1 हफ्ते में सब भूल जाइएगा, न्यू ईयर की पार्टी वगैरह, और अच्छे से तैयारी करके जाइए। तो सामान्य तौर पर जो आपके जैसे बच्चे होते हैं ना एकदम यंग, उनको आयोग भी चाहता है कि वो सिलेक्ट हों और उनको अच्छे मौके देता है वो काम करने के लिए। तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? नथिंग मैम, बस यही मुझे मतलब कॉन्फिडेंस पता नहीं मैम। कॉन्फिडेंस तो नॉलेज से आता है। अगर आपको सब पता है तो आप क्यों डरेंगे, है ना। वो कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी रिवाइज नहीं किया है, तो डर है कि अरे यही हमने नहीं पढ़ा है, यही ना पूछ ले। और वही होता है, जैसे हमें लगता है कि जैसे वो मेमना होता है ना, शेर की गुफा में घुसता है तो शेर उसको समझ लेता है कि डर रहा है, तो आप डरते हुए दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे। पढ़ा नहीं, जैसे सर ने पूछा था कि तो पढ़ लीजिएगा। अभी तो आप पता चल गया ना आपको कि भाई कोई इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सपर्ट होगा, पूछ ही लेगा। और अगर नहीं तो फिर माफ़ी मांग लो। फिर उसमें ये नहीं कि हाँ ये किया है, ये नहीं किया है, हाँ ये हुआ है, वो नहीं हुआ, वो मत करिए। फिर माफ़ी मांगिए, सर मैंने इसको अभी पढ़ा नहीं, बस वहीं पे बात खत्म। उसमें घुसने के बाद फिर उसमें गलत गेस करना, वो गलत है। मैंने बोला ना, गेस वर्क इस तरीके से मत करिए जहां आपको नहीं आता। आपने पढ़ा है और स्ट्रेस में आप भूल रहे हैं तो आप परमिशन लेके गेस कर लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट बताना चाहूँगा, देखो बेटा क्या है ना, कॉमन सेंस की बात है। आपने बोला नॉर्थ साउथ, देन वाई इट इज़ वेस्ट। 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो नॉर्थ साउथ जब भी होगा तो तीसरा सेंट्रल होगा या मिड होगा। क्यों पूछा? क्योंकि जो है वह इज़राइल ने प्लान करके तरीके से पहले नॉर्थ में हमला किया, फिर साउथ में हमला किया, और अभी रिसेंटली वह जो है मिड पार्ट में जो है वह हमला कर रहा है। यस सर। तो इट इज़ इन न्यूज। यस सर। ये न्यूज में है।
यस सर, ठीक आई है? हैव रेड अबाउट इट कि मतलब वहाँ हाँ, मतलब मिड नॉर्थ में से अभी रेस्क्यू किया था, सबको अभी बोला था अभी कि साउथ सारा में जाओ। जितना भी हमला हो रहा है सारा मिड में हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से। टनल्स में। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना, ये पूछने का ये सेंस नहीं था। मेरा पूछने का सेंस था कि आपने न्यूज़पेपर पिछले 3-4 दिनों में पढ़ा है कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था। और इससे रिफ्लेक्ट हुआ कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा गाजा से क्वेश्चन पूछने का कोई इरादा नहीं था। ओके सर, ठीक है? अनिकेत जी, एक चीज़ और, जो सर से बात करते हुए आपसे बात हुई ना कि जिसका कोई घर नहीं होता, हाँ। तो वो आप ऐसे मत कहिए कि वो हमारे पेरेंट्स का डिसीजन था, तो आप पेरेंट्स को बिना मतलब में जो है वो कर रहे हैं। आप बताइए कि अनिकेत शंकर जी का नाम है, और शंकर जी का कोई घर इसलिए नहीं क्योंकि पूरी सृष्टि ही उनका घर है। ओके, ठीक है, उसको ऐसे भगवान कर शिव लीजिए। जैसे हाँ। कोई नाम आप पूछते हैं ऐसा वैसे पूछते तो वहाँ कोई नहीं। डिटेल होती नहीं है, हाँ। पर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कोई पूछ ही ले। अनिकेत बहुत कॉमन सा नाम है, तो इसलिए पता भी होना चाहिए। उस बैकफुट पे क्यों जाना कि मेरे माँ बाप ने गलती कर दी ये नाम रख के, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? Okay. ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक All यू, the best. थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।